गरीब आदमी गरीब रहता है ना, उसको धक्का नहीं लगता है। अमीर गरीब से अमीर बन के फिर जब गरीब बनता है तो धक्का लगता है। तो हम ये बता भी नहीं सकते लोगों को कि हम गरीब बन गए हैं, उसको ढक के भी रखना पड़ा और दोबारा उठना ही पड़ा। आज लोग गलती क्या करते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। लोग काम पकड़ते हैं, 6 महीने में उगता जाते हैं या अस्थिर हो जाते हैं या अनस्टेबल हो जाते हैं, नया खोदने लग जाते हैं या एक साथ 3 काम करते हैं। यही गलती करते हैं। अपना मन स्थिर कीजिए, मन बनाइए, एक काम पकड़िए और उसके पीछे भूत की तरह लग जाइए। मन में शंका मत रखिए कि चलेगा नहीं, चलना पड़ेगा। चलेगा नहीं क्या, मैं अपनी लाइफ में 2 बार ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया। 2 बार बैंकरप्ट हो गए? ऑलमोस्ट। अच्छा। मैंने रिस्क लिया लेकिन हार नहीं मानी, फिर उठा, फिर दौड़ा, फिर बढ़ाया। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस महामंच में, जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी बकवास। दोस्तों, इंसान अगर जीवन में चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। तमाम हार के बावजूद भी अगर जज्बा है, हिम्मत है, जोश है, कुछ कर गुजरने की ताकत है और सपने हैं तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आज उसी का जीता जागता स्वरूप मेरे सामने बैठे हुए हैं सुभाष चंद्र अग्रवाल जी, जो कि एमडी और चेयरमैन है मैथन एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के। और आपको बता दूं, जिन्होंने शून्य से सफर की शुरुआत की और आज 3000 करोड़ टर्नओवर की कंपनी वो चलाते हैं। ये सफर इतना आसान नहीं रहा है और ये वीडियो आप सबके लिए भी सबक है, जो जिंदगी में हार मान के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि एक हार के बाद हमसे अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए, कहीं स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सुभाष जी अपनी जर्नी के बारे तो बताएंगे ही, इसके साथ साथ अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, नौकरी कर रहे हैं, जीवन में हार मान रहे हैं, तो क्या करना चाहिए जिससे कभी हार ना हो, वो भी बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा और अगर दिल को छू जाए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुभाष जी। सर, आपका स्वागत है आज। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मुझे आपकी कंपनी के बारे में बताइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आपकी शुरुआत हुई वो कैसे हुई, कहां से हुई और आपकी कंपनी सबसे पहले क्या करती है, ये थोड़ा बताइएगा। मैथन लिमिटेड 97 में इसकी स्थापना हुई। ये फेयरलॉयज कंपनी है। छोटी सी शुरुआत करके मैं इंडिया का मैग्नीशियम प्रोड्यूसर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया। जर्नी लंबी थी, आस्ते आस्ते बढ़ते गया। रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी, रिस्क लिया, गड्ढे में गिरा, फिर उठा, फिर दौड़ा। ये करते करते मैं इंडिया का नंबर 1 प्लेयर बन गया मैग्नीशियम लॉयज में। सर, आपने कहा रिस्क लिया, दौड़ा। मुझे आप सबसे पहले, हम सब कुछ बताएंगे लेकिन शुरुआत कैसे हुई वो जानेंगे। सर, आपका परिवार कहां से बिलोंग करता है और आप बंगाल कब आए? मेरा परिवार 4 फादर्स राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आज से करीब 152-53 साल पहले राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बराकर आए थे। बराकर आसनसोल के पास में एक छोटी जगह है। खाली यहाँ आए थे और छोटी मोटी ट्रेडिंग करके और करके आस्ते आस्ते लोग आते गए। वहाँ से परिवार बढ़ता गया। इसके बाद इन्होंने 90s, 20s, 30s में कोल का काम शुरू किया। अपनी कोल माइनिंग एक्वायर करी, छोटी छोटी कोल माइंस, और हम लोग कोल में आगे बढ़ते चले गए। 1973 में, 71 और 73 में कोल नेचुरलाइज हो गया। तो सर, 1973 से पहले का जो दौर था वो तो परिवार के लिए एक अच्छा दौर रहा होगा, क्योंकि कोल माइन में थे आप लोग। अच्छा दौर था। तो आर्थिक तौर पे समृद्ध थे आप लोग? समृद्ध थे हम लोग। सबकी पढ़ाई लिखाई सब वहीं आसनसोल में भी सेंट पैट्रिक से पढ़ा लिखाई की मैंने। हम लोग सब वहीं से पढ़े, आसनसोल से पढ़े हम लोगों ने। लेकिन सोशल वर्क मेरे परिवार ने बहुत पहले शुरू कर दिया था। जो कमाते थे उसका एक हिस्सा निकाल देते थे सोशल वर्क के लिए। उसके बारे में हम सर बात करेंगे। लेकिन सर, 1973 में जब आपकी जब कोल माइन नेशनलाइज्ड हो गई, उसके बाद आपका परिवार को कितना बड़ा ये धक्का लगा सर? उस समय प्राइवेट वेल्थ की कोई सेंटर नहीं होता था। जो कुछ होता था कंपनी में होता था। आज हम लोग अपनी प्राइवेट वेल्थ बनाते हैं, पर्सनल नाम में फाइल्स रहती है, उसमें वो सिस्टम नहीं था। जो है एक जगह है। तो 1973 में जब कोल नेशनलाइज हुआ तो कंपनी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली। मेरे पास कुछ नहीं था, हम लोग खाली हो गए। तो फिर से सब कुछ चला गया, जमीन पे आने वाली बात हो गई। टोटली जेल पर आ गए। अब एक गरीब आदमी गरीब रहता है ना, उसको धक्का नहीं लगता है। अमीर गरीब से अमीर बन के फिर जब गरीब बनता है तो धक्का लगता है। तो हम ये बता भी नहीं सकते लोगों को कि हम गरीब बन गए हैं, उसको ढक के भी रखना पड़ा और दोबारा उठना ही पड़ा। सर, आपने कहा
प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो आप लोग उस समय कितने भाई बहन थे सर परिवार में? उसमें मेरे दादाजी दादी थी, माता पिता थे, और हम लोग 2 भाई हैं, 2 भाई थे। और कितना मुश्किल दौर था अगर हम उस बारे में बात करें तो, आर्थिक तौर, क्योंकि सब जब आप अमीर बनते हैं तो वो खर्चे भी उसी तरीके से हो जाते हैं, तो उसको मेंटेन करना, और जैसा आपने कहा समाज को ये जाहिर भी नहीं होने देना कि आज हालत ऐसे हो गए हैं, तो वो दौर कितना कठिन था, क्या याद आता है सर? हम लोग ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी, तो हम लोग खर्चे ज़्यादा नहीं थे। हाँ, बगीचा था, अपना साग सब्जी दूध अन्न सब लोग खुद ग्रो करते थे, तो लंबा चौड़ा खर्चा नहीं था, लेकिन फिर भी परिवार मेंटेन करने के लिए खर्चा तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए। वही, उसके बाद आप पढ़ाई कर रहे थे सर उस समय 75 के दौरान करीब? उसमें मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था, मैं सेंट जेवियर कॉलेज कलकत्ता से ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन मैंने पास कर लिया 71 में, करके फिर मैं CS ज्वाइन किया था। जब नेशनलाइज हो गया 71 में, कुछ माइन नेशनलाइज हो गई कोकिंग कोल की, कुछ धक्का वहाँ लगा था, लेकिन हम लोग ज़्यादातर नॉन कोकिंग कोल में थे, तो मेन धक्का 73 में लगा हम लोग। इसके बाद आपने क्या सोचा कि अब क्या करना चाहिए? क्या पढ़ाई को मिड में कुछ रोकना पड़ा आपको और बिजनेस? पढ़ाई मैंने छोड़ दी। अच्छा, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई? पढ़ाई छोड़ के मैं चला गया आसनसोल। हम लोग उसमें सलानपुर बोले गाँव है, वहाँ रहते थे। ओके। उसी के पास में एक आध कोल माइंस थी, कुछ कोल माइंस रानीगंज में भी थी, एक आध कोल माइंस धनबाद में भी थी, तो हम लोग वहीं रहते, सलानपुर रहते थे, वहीं शिफ्ट हो गया। तब नया काम चाहिए, तो उस समय कोक मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया मैंने। अच्छा। बैंक से लोन लिया, पैसे तो थे नहीं पॉकेट में, बैंक से लोन लिया, एक प्लांट स्टार्ट किया, उसको आस्ते थोड़ा सा बढ़ाया, बहुत रिसर्च किया, कोयला खरीदता था कोल इंडिया से, कन्वर्ट करता था, कोक बना के फाउंड्रीज को बेचता था। और कितना लोन लिया था उस समय, कुछ याद है सर आपको बैंक से? 10 लाख का लोन लिया था उस समय। 10 लाख बहुत, उस समय के हिसाब से तो बहुत बड़ी उस समय का 10 लाख आज का 10 करोड़ हो गया। उस समय बहुत बड़ी रकम थी। तो ये अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात आती है सर, देखिए ये आप लोगों के लिए समझने लायक है, सर का इंटरव्यू बहुत ही मोटिवेशनल है कि आपने 10 लाख लोन उस समय लिया जब पारिवारिक हालत ठीक नहीं थी। हाँ। तो अगर ठीक होती तो आपको ये भरोसा था कि मैं तो चुका ही दूंगा। फैमिली क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी थी कि बैंक देने तैयार था। आपको दृढ़ विश्वास चाहिए मन में, और खटने की हिम्मत चाहिए। मैं 16 घंटे डेली काम किया 40 साल तक। 16 घंटे, ये देखिए दोस्तों, हम जो जीवन में हार मान लेते हैं, 16 घंटे काम 40 साल तक, तो आपको न होली, न दिवाली, न पूजा, न संडे, कुछ नहीं। अच्छा, और सिर्फ काम ही काम, सिर्फ काम। तो ये चीज सीखने लायक है कि आप जीवन में चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेहनत की आवश्यकता है। तो सर वो जो टर्न अराउंड आया आपका, कितने सालों के अंदर आप फिर एकदम कंपनी आपकी ये हो गई? 73 से मेरे को 10 साल लग गए खड़े होने में, तब तक मोटा मोटी सामर्थ्यवान हो गए। सामर्थ्यवान आज की सिचुएशन से एग्री मत कीजिए आप, फिर कोई अभाव नहीं रहा, इतना पैसा 10 साल में कर लिया। फिर 91 में हम लोग चले गए फेरोलाइज मैन्युफैक्चरिंग में। ओके। तो उस वक्त मैं कोक में ही था, 91 फेरोलाइज में चला गया। तब जब फेरोलाइज चला गया तो मैंने इस काम को छोड़ दिया। अच्छा। मैंने इसको बेच के निकल गया मैं कोक मैन्युफैक्चरिंग को, कि एक साथ 3 काम संभालना उचित नहीं है। आज लोग गलती क्या करते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। लोग काम पकड़ते हैं, 6 महीने में उकता जाते हैं, या अस्थिर हो जाते हैं, या अनस्टेबल हो जाते हैं, नया खोदने लग जाते हैं, या एक साथ 3 काम करते हैं। यही गलती करते हैं। अपना मन स्थिर कीजिए, मन बनाइए, एक काम पकड़िए और उसके पीछे भूत की तरह लग जाइए। मन में शंका मत रखिए कि चलेगा नहीं, चलना पड़ेगा। चलेगा नहीं क्या? बहुत बड़ी बात है। मैं जब ये सर आप बोल रहे कि चलना पड़ेगा, तो रोंगटे खड़े हो रहे मेरे सुन के, कि जो लोग आजकल मतलब छोड़ देते हैं, कुछ में दिन बाद ही छोड़ देते हैं। पेशेंस, आज के जनरेशन में पेशेंस का बहुत बड़ा अभाव हो गया है। बिल्कुल। उनको फास्ट बक चाहिए, और फास्ट प्रमोशन चाहिए, और फास्ट उनको क्रेडिबिलिटी चाहिए। नहीं मिलेगी। लाइक फास्ट फूड नहीं मिलेगी। 100 में 2 को मिलेगी, 98 को नहीं मिलेगी। ये जो सर आप जो हम आज सर के ऑफिस बैठे, इतना बड़ा ऑफिस है, और सर जो हम कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस, इसको हासिल करने में आपको कितने साल लग गए ओवरनाइट सक्सेस को? 73 से समझ लीजिए 95, 20 साल लग, 22 साल लगे आपको? 25 साल लग गए मेरे को, 25 साल लग गए। सर आप जब अभाव दूर हुआ तो भी क्या आपने वैसे ही शिद्दत और मेहनत से अपनी मेहनत को जारी रखा जैसे आप कर रहे थे जब एक अभाव का दौर आया था? मैंने कहा ना 40 साल तक काम किया हूँ इस पागल की तरह। सोचिए, और तब जाके आज सर का ये ऑफिस है, बहुत विशाल ऑफिस है जहां हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर आपको उसके बाद कभी लाइफ में सेटबैक्स कुछ आए, फिर भी कुछ धक्के लगे आपको उसके बाद? देखिए, ग्रो करने के लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो चाहिए। अगर आप रिस्क एबिलिटी नहीं रखते हैं तो 5% 10% ग्रो कर सकते हैं, इससे बेसी नहीं कर सकते। 10% ग्रो किए, 5 खा गए, 5 बचाए,
उससे बड़ी ग्रोथ तो नहीं आएगी। तो आपको रिस्क की टेकिंग एबिलिटी तो चाहिए, उतनी हिम्मत चाहिए। रिस्क टेकिंग का आदमी गिरता भी है। मैं अपनी लाइफ में 2 बार ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया। 2 बार बैंकरप्ट हो गए? ऑलमोस्ट। अच्छा। मैंने रिस्क लिया लेकिन हार नहीं मानी, फिर उठा, फिर दौड़ा, फिर बढ़ाया। सोचिए, तो वो हार को हार नहीं माना, उनको बस एक रुकावट माना और आगे बढ़ पड़े। सर, आज आपका जो कारोबार है वो कितने देशों में फैला है और क्या आपका टर्नओवर है फिलहाल अभी मेरी कई फैक्ट्रियां हैं। 2 फैक्ट्री मेरी वाइजैक में है, एक आसनसोल में है, एक बांकुड़ा में है। 4 यूनिट से फेरोलॉयज़ की करीब 3,000 करोड़ टर्नओवर करता हूं मैं, और 60 से 65% प्रोडक्शन में एक्सपोर्ट करता हूं। मेरा अमेरिका भी माल जाता है। अच्छा। कनाडा भी जाता है, मिडल ईस्ट जाता है, ज़्यादातर अब एक्सपोर्ट्स में हैं। और आज की जो जीवन शैली है सर, क्या अब आप बिजनेस के अलावा भी, मैंने सुना है कि आप समाज सेवा में बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं, तो थोड़ा ये क्या, कब आपको लगा कि अब समाज सेवा में भी समाज को वापस देना चाहिए? 3 साल से मैंने बिजनेस का मेन पोर्शन बच्चों को हैंड ओवर दे दिया। बच्चे ऑलरेडी बच्चे 25 साल से हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं। मेजर ऑपरेशंस सब यही संभालते हैं। मैं एडवाइजरी रोल प्ले करता हूँ और टेक्निकल रोल प्ले करता हूँ, क्योंकि मेरा इतने साल एक्सपीरियंस है फेरोलॉयज़ में। मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत कम लोग होंगे जो इतने टेक्निकली साउंड होंगे, बहुत कम होंगे। मैं अपने ब्रांड खुद डिज़ाइन किया हूँ और खुद लगाया और खुद चलाया हूँ। और इसके अलावा अब हम बात करें सर, हमने बहुत सुना है कि आप लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स में या फिर उनकी पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। ये मैंने बचपन से देखा था। मेरे दादाजी लोग जो भी ट्रेडिंग करते थे, CSR कॉन्सेप्ट तो आज आया है, 4, 5, 10 साल से आया है, पहले तो कॉन्सेप्ट नहीं था। वो लोग अपनी सेल्स का, नॉट प्रॉफिट का, 2% निकाल देते थे सोशल वर्क के लिए। 1941 में मेरे दादाजी ने बराकर में एक हाई स्कूल बनाई, बहुत बड़ी भव्य बिल्डिंग बनाई, औरों का सहयोग भी था उसमें, बनाई, चलाया, सेक्रेटरी बन के स्कूल को 10 साल 12 साल चलाया, फिर सरकार को दान कर दिया। वैसे ही 1952 या 56 में एक हॉस्पिटल बनाया बराकर में, 10, 12, 15 साल चलाया, सरकार को दान कर दिया। और भी हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाए, राजस्थान वृंदावन में ये स्कूल बनाई, अपने गांव में, लोयल में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। सबको हम लोगों ने रखा नहीं, चलाया, स्टेबल किया और दे दिया। अगर आप एक चीज़ पकड़ के रखोगे ना, आप आगे बढ़ोगे नहीं, आप उसमें उलझ के रह जाओगे। हम लोग CSR करते, सोल्व करते हैं, अपने नाम से करते हैं और पकड़ के बैठते हैं, खुद संभालते हैं। मेरे परिवार ने वो नहीं किया। हमने किया, दान कर दिया, उसको भूल गए, नए काम में लग गए, तब सोशल वर्क होता है। यानी, और मैं आपको बता दूं कि सर ऐसा बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं, इनसे बात करता है जो जिसके बारे में आप जानते तक नहीं होंगे, और ये उन लोगों में से नहीं है जो प्रचार करते हैं। सर, आप बहुत ऐसा काम करते हैं जिसका कोई प्रचार ही नहीं है। मैंने खुद स्टार्ट किया था मेरे बच्चों की पढ़ाई, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था, तो मैंने स्टार्ट किया था, वर्ल्ड विजन इंडिया को फंडिंग की थी, स्टार्ट की थी, 4 बच्चों की पढ़ाई खर्चा भेजता था वर्ल्ड विजन इंडिया को। फिर आज से थोड़ा बढ़ते चला गया। लास्ट मेरे पास मेल आया उनका कि आपकी सर्विस टू वर्ल्ड विजन एंड चिल्ड्रन 21 साल पार हो चुके हैं। तब मैं रियलाइज़ किया कि इतने साल से फंडिंग कर रहा हूँ इन लोगों को। वाह, बहुत बड़ी बात है। और बहुत लोगों को पता ही नहीं कि सर समाज सेवा में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। सर, एक बात और था कि अभी आप, मैं ये भी पूछता हूँ, क्या नए बिजनेसमैन लोगों को क्या सीख आप देना चाहेंगे? सर, उससे पहले एक और सवाल है कि अभी जो आप ऑर्गेनाइजेशंस में हैं CIT में, अभी आप एक बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ नया भी सर करने जा रहे हैं, इस बारे में थोड़ा बताइएगा। ये समाज सेवा बात कर रहे थे आप। समाज सेवा में मैं जुड़ा हुआ एक NGO है आसनसोल में। अच्छा। हमारा संकल्प बोल के 3 साल पहले जुड़ा था उनसे। वो एक सेंटर में 100 बच्चों को पढ़ाते थे, बस वही उनका दायरा था। मैं जब वहाँ पहुँचा, बच्चों की प्रतिभा देखी, मैं उनके दिल से जुड़ के उनका पूरा बटन उठाया। आज 53 सेंटर चल रहे हैं और 8,500 बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर। इस 8,500 को नेक्स्ट 5 साल में 50,000 ले जाना है मेरे। बहुत बड़ी बात। और मैं 50,000 ले जाके रहूँगा। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत काम कर रहे हैं हम लोग। औरतों को ट्रेन करते हैं सिलाई में, हैंडीक्राफ्ट्स में, दिया बनाना, मसाला बेचना, ट्रेन करते हैं हम लोग। सेंटर ट्रेनिंग करते हैं। करीब 500 महिलाएं जुड़ी हुई मेरे साथ, ये सब सारा काम कर रही हैं। उनको परचेजिंग करके मेरा टीम देता है, वो काम करती है, उनका माल हम लोग विकवा के देते हैं, वो नोट गिनती है। तो इससे महिलाएं आर्थिक तौर पे सर सक्षम हो रही हैं और घर में भी रह रही हैं। घर में रह रही हैं। शाम को 2-3-4 घंटे काम करती है। फुल डे वर्क नहीं देता हूँ मैं। तो घर कैसे संभालेंगे, बच्चे कैसे संभालेंगे। शाम को 2-3 घंटे 4 घंटे काम करती है
अपना घर खर्चा का सपोर्ट मिल जाता है, उससे खर्चा तो नहीं निकल सकता, सपोर्ट मिल जाता है फैमिली को। और सबसे बड़ी बात है सम्मान मिलता है, सम्मान मिलता है। एक सम्मान के साथ वो काम कर रही हैं और बच्चों के लिए जो भी कमाती होंगी ऑफ कोर्स वो परिवार और बच्चों पर ही खर्च करती होंगी। और कहाँ खर्च करेंगी वो? धनबाद में एक संस्था है जो फिजिकली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, पहला कदम बोल के है। वहाँ 500 बच्चे हैं जो मेंटली रिटार्डेड नहीं बोलते आजकल लोग, डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं। वो बच्चे हैं, कुछ डम हैं, कुछ डेफ ब्लाइंड हैं, या बच्चे की उम्र 12 साल की है, बुद्धि उसकी 2 साल की है। इन सब बच्चों की ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट करा के उनको भी सपोर्ट में कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है सर। अब मुझे ये बताइए कि समाज सेवा के अलावा भी आप नेशनल चेयरमैन है CIT के, जो कि एक ट्रेड बॉडी है, बिजनेसमैन की बॉडी है, उसको लेके भी आप कुछ नया सोच रहे हैं, आप कुछ नया लेकर आ रहे हैं, इस बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, इस देश में सब कुछ बन गया वोट बैंक पॉलिटिक्स जी। व्यापारी इस देश की 42% रेवेन्यू जनरेट करता है। छोटा व्यापारी की बात कर रहा हूँ मैं, इसको देखने वाला कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, और नई सेंट्रल गवर्नमेंट है। हम लोग व्यापारी, छोटा व्यापारी क्या करता है, माल बेचता है, टैक्स कलेक्शन करता है, वो सरकार को जमा कराता है। वो सरकार का टैक्स कलेक्टिंग एजेंट है और कुछ नहीं कर रहा हो। किसी भी सरकार ने व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं किया और करेगी भी नहीं। क्यों? सरकारी इकट्ठे नहीं है, व्यापारी लोग एकत्रित नहीं हो सकते, वो वोट बैंक नहीं बन सकते फार्मर की तरह या और किसी की तरह, उनको देखने वाला नहीं है। तो कॉन्फेडरेशन ऑडिट ट्रेडर्स 1990 में स्थापित हुआ था व्यापारी को बचाने के लिए और उनको सिखाने के लिए कैसे काम किया जाए। तो मैं उस समय बाद में जुड़ा, मैं 19 मेंबर था, मैं जुड़ा एज चेयरमैन ऑफ कैट वेस्ट बंगाल। फिर आस्ते आस्ते मैं आज के दिन नेशनल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ कैट का, इंडिया का नेशनल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ। हम लोग रिसेंटली, अब ज़माना बदल रहा है, पुरानी दुकानें में ग्राहक कम आ रहे हैं, लोग ऑनलाइन परचेजिंग करना चाहते हैं, व्यापार कमने लग गया है। तो व्यापारियों को अलग तरीके में जाना पड़ेगा, ऑनलाइन माल बेचना पड़ेगा, नेटवर्किंग बढ़ानी पड़ेगी कि आपस में व्यापार मिले। तो हम लोग भी प्लान कर रहे हैं एक कैट नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का, जो बहुत जल्दी यूज़ कर रहे हैं। उसका नाम रखा है CBX रखा गया। सर, मुझे एक आखिरी सवाल मेरा है कि मुझे ये बताइए सर कि जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो आज के व्यापारी हैं और आप तकरीबन 50 साल से आज बिजनेस में हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जो जो जैसे आपने कहा कि पेशेंस नहीं है, डिप्रेस हो जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हर आदमी को दृढ़ संकल्प होना चाहिए जब ग्रोथ की टाइम आए, और जब ग्रोथ होने लग जाए तो उसको सच्चा होना पड़ेगा। झूठ का सहारा लेके आदमी कभी भी बड़ा आदमी नहीं बनेगा, टेम्पररी बड़ा बनेगा, फिर गिरेगा ही गिरेगा। जवान की वैल्यू होनी चाहिए और मन में हमेशा दूसरे की भलाई सोचिएगा तो आपकी भलाई होगी। आज सिर्फ अपनी भलाई सोचिएगा तो आपकी भलाई नहीं होगी। यानी बिजनेस में भी आपको एक होली और एक, जिसको कहते हैं ऑनेस्ट माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा। हाँ, एक पियर्स माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा। वी लेके चलिए, आई लेके मत चलिए। ये आज मैं कोई पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, अकेला चढ़ रहा हूँ, मेरे को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। मैं चढ़ भी गया पहाड़ पर, पीछे घूम के देखता हूँ वहाँ कोई नहीं है, तो उस चढ़ाई का क्या वैल्यू है? सही बात। आप जब ऊपर उठ रहे हैं, साथ में जितने को सकें साथ में टांग के ले चलिए साथ में। और सर, आज कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके अक्रॉस द आपकी कंपनीज़ में? मेरी कंपनी में आज के दिन 2000 एम्प्लॉय होंगे। तो सोचिए 2000 लोगों को सिर्फ एम्प्लॉयज़, अब उनके कितने तौर पे, जैसे सर ने कहा कि सबको साथ लेके चलिए, इनडायरेक्टली 5000 एम्प्लॉय पकड़ लीजिए। 5000 सिर्फ लोग हैं, फिर उनके परिवार। वही वर्ड को जोड़ रहा हूँ, 2000 तो एम्प्लॉय मेरी हो गए। हाँ, मेरे यहाँ टेम्प्रेरी एम्प्लॉय बोल कुछ नहीं है, जो है सबको, सब PF, सब ESI, सब परमानेंट है मेरे यहाँ। सोचिए सर, आप तो तकरीबन 5000 लोगों का लाइवलीहुड आप खुद ही जनरेट कर रहे हैं। हाँ, सोचिए, जैसे सर ने कहा कि पहाड़ पे अकेले चढ़ना, तो ये खुद ही नहीं सिर्फ कर रहे हैं, पूरा एक परिवार सर, आपका 5000 लोगों का परिवार है। ये परिवार है जिसको आप लेके चल रहे हैं। तो सर, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज़ हैं, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और आपको भी मिला होगा कि जीवन में जब हार आए तो कैसे उसको जीत में बदलना। और सर, इसे जीता जागता सबूत है, सब कुछ खत्म हो गया, फिर शुरुआत की और फिर यहाँ तक पहुँचे और एक जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के बल पे यहाँ तक पहुंचे। सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया। थैंक यू। और मुझे अभी पता है कि शायद आप कुछ किताब लिखने वाले हैं, अपने जीवन को संजोने के लिए शायद कुछ किताब लिखने की भी तैयारी है आपकी। अभी सोच चालू है, अभी संकल्प नहीं लिया है। नहीं, तो वो भी जल्द आएगी किताब। और
सीखने को उससे भी बहुत कुछ मिलेगा। अब आपको वीडियो के बारे में क्या कहना है ये थोड़ा कमेंट करिए कि आपको कौन सी बात छू गई दिल में, क्योंकि जीवन में आजकल डिप्रेशन, जीवन में हार जाना, एक गलत कदम उठा लेना, बहुत कुछ चल रहा है जो कि गलत है। प्रगति जब करता है ना तो कुछ लोग तो खुश होते हैं, कुछ ईर्ष्या करते हैं। बिल्कुल ईर्ष्या को मत देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। वो गलत सोच में है, सोचने दीजिए, उससे प्रभावित मत होइए आप। हाँ, फॉरगिव एंड फॉरगेट। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उनको लेकिन माफ करते रहिए। हाँ, द्वेष मन में मत रखिए उसके प्रति। बहुत सही सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। Thank you, और thank you. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, क्या आपको कहना है अब वो करिए। और अगर हाँ बिना 1 रुपये लगाए बिजनेस करने चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऐसे, तो मेरा नंबर दिया जा रहा है, मुझसे जरूर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद।